अच्छा बच्चों, चलें लेट्स कंटिन्यू फ्रॉम हेयर। यहाँ से हम शुरू करते हैं वापस। सिक्स कैसे आ रहा था, बिल्कुल रिकैप कर देंगे। हमने यहाँ से बात शुरू की थी। हमने यहाँ से जो बात शुरू की बेटा, ये है मेरी आवाज। मैंने तुम्हें 20 सेकंड का क्लिप भेजा, 20 21 21 सेकंड का एक वॉइस नोट भेजा। मेरी आवाज उसमें एम्पलीट्यूड 10 तक चली गई, यानी जो लाउडनेस थी वो 10 तक गई। मैंने एक सवाल बीच में लिया कि नाइन्थ जो है ना, नाइन्थ यानी नाइन्थ सेकंड पे मेरा एम्पलीट्यूड कितना था। तो आप यहाँ से देखो, नाइन्थ के ऊपर जाके जो मेरा एम्पलीट्यूड टच हो रहा है, यहाँ से नाइन्थ ये रहा। तो वैसे बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं थोड़ा, उस वजह से कि थोड़ा स्क्रीन के ऊपर इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो 6 भी कह रहा है, कोई 5 भी कह रहा है। अगर देखो तो स्लाइड जो है ना, 9 से अगर मैं जाऊं, 9 पे कह रहा था ना मैं, तो 9 पे जाते हुए 5 के ऊपर ना फिर भी इतना सा गैप है, क्योंकि मैं तो अपने आईपैड से देख रहा हूँ तो मुझे नजर आ रहा है। तुम लोगों के लिए शायद मतलब एक कह सकते हो बहुत माइन्यूट सा गैप है। 9 से अगर मैं जाऊं तो एक्चुअल जो जाके मीट कर रहा है ना, तो मैं उसको कह रहा हूँ वो 6 पे मीट कर रहा है। तो 6 पे है, मतलब यहाँ पे ना ये बहुत थोड़ा सा 9 पे इतना सा माइन्यूट सा आ रहा है। तो उसको छोड़ते हैं, चलो अगर हम उसको भी छोड़ें, मैं अगर थोड़ा चेंज कर लूं और मैं ऐसा ले लूं जो थोड़ा विजिबल हो, तो मैं कहता हूं कि मुझे बताओ मेरा एम्पलीट्यूड 14 पे कितना है। 14 पे कितना है, चलो बताओ। 14 है ना? अब बताओ देख के, 14 पे थोड़ा सा ऐसा है जो ज्यादा एम्बिगस नहीं है। यस, 14 पे 2 है। देखो 14 पे 2 है। देखो 3 वाला कट रहा है। अच्छा, 1.5 वगैरह नहीं होता। अगर तुम देखो ये जा रहा है, देखो ये जा रहा है, तो 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें इतने का डिफरेंस है। इतने का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम देखें 14 पे जो मैं 2 कह रहा हूँ, तो वो 2 का मतलब है वो यहाँ मीट कर रहा है ना। और जो 3 है ना, 3 के लिए वो बाहर निकल रहा है। तो हम 3 नहीं कह सकते, क्योंकि 3 में ये बाहर जा रहा है इतना स्पेस से। तो इस तरह से है। तो अब तरीकेकार क्या होता है बेटा, तुम्हें ना ऐसे एक एम्पलीट्यूड दे दिया जाएगा, पेपर में आएगा एक ऐसा एम्पलीट्यूड। तुमने क्या करना है, तुमने सिंपल उस एम्पलीट्यूड एनालॉग का बाइनरी निकालना है। कितना आसान है, जरा समझ लेना। तरीकेकार क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना हम तरीका ये समझ रहे हैं कि ये बाइनरी में कैसे जाएगा। तो बाइनरी में ऐसे जाएगा कि अब अगर हम कहें कि भाई 1 के ऊपर आ, सेकंड 1 सेकंड के ऊपर जो एम्पलीट्यूड है हमारा, वो कितना आ रहा है, जरा देख के बताना। व्हाट इज एम्पलीट्यूड एट सेकंड 1? 1 सेकंड पे एम्पलीट्यूड कितना आ रहा है? 1 पे 9 कह रहे हो तुम लोग, ठीक है। 9 पे भी अगर तुम थोड़ा गौर देखो ना, 9 से भी थोड़ा बाहर जा रहा है, देखो। ये 9 से कट रहा है इतना, ये जो मैंने जितना बनाया है, इतना बाहर जा रहा है। तो पॉइंट वाइंट तो नहीं होगा, लाइक वी कैन से यार 10 है। वी कैन से 10 है, तो यहाँ पे भी यही बात कह रहा है कि टाइम इंटरवल 1 के ऊपर अप्रोक्सीमेट एम्पलीट्यूड 10 है। अब मानते हो ये बात? अब तो बुक भी कह रही है ना, मान लो यार। 9.5 छोड़ो मुस्तफा, 10 ले लो, ठीक है। इसी तरह कहते हैं टाइम इंटरवल 2 के ऊपर। 2 के ऊपर देखो क्या हो रहा है। 2 पे मुझे 4 नजर आ रहा है, कैन यू सी दैट? 4 मैंने हाईलाइट भी कर दिया, देखो। 2 के ऊपर मुझे नजर आ रहा है 4, क्या तुम्हें भी नजर आ रहा है 4? मैंने रेड कर दिया, देखो आ रहा है ना। तो अब 2 के ऊपर जो आ रहा है वो 4 आ रहा है, ऐसा ही है। 4 है, ठीक है। तो इसी तरह कहता है कि फिर इसी तरह जो 20 टाइम इंटरवल्स हैं, इनके एम्पलीट्यूड आते रहेंगे। तो ये तुम्हारे सामने जो रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये किस रिप्रेजेंटेशन में बताना। ये रिप्रेजेंटेशन कैसी रिप्रेजेंटेशन है इसकी? एनालॉग मानते हो सब, क्योंकि ग्राफिकल है, एनालॉग है, क्योंकि कंटिन्यूअसली वेरी कर रही है। अब जब हम इसको बाइनरी में करेंगे ना, एनालॉग से डिजिटल में, तो अब क्या होगा, इसका बाइनरी क्या बनेगा, अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मुझे बताओ 1 के ऊपर इसका एम्पलीट्यूड कितना था? 1 पे एम्पलीट्यूड 10 था। 10 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताना। 10 को बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 8 और 2 10 को ऑन करते हैं, शाबाश। तो 8 और 2 10। अब तुम लोगों को समझ में आया। पहले सेकंड का एम्पलीट्यूड ये रहा, सही है। मुझे बताओ दूसरे का क्या था। दूसरे का क्या था? दूसरे का 4 था, तो 4 के लिए 0 1 0 0 कर देंगे, क्या कहते हो, सही कर रहा हूँ? हाँ देखो, तुम लोग के जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ में आ रहा है तुम्हें, शाबाश। मुझे बताओ तीसरे पे एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है। 1 2 3, 3 पे जाते हैं इधर, नहीं, इससे ऊपर लेके जाते हैं, 9 पे मीट कर रहा है, मुझे लग रहा है 9 पे, तुम लोगों ने भी 9 बोला है, शाबाश। 9 पे कर रहा है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट 9? 9 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 1001। तो माशाल्लाह, मुबारक हो, आप लोगों ने आज सीख लिया कि आवाज बाइनरी में तब्दील कैसे होती है।
ये पूरा एक टॉपिक था। क्या कहते हो, क्लियर है? जल्दी से पोल थ्रू करता हूँ, फिर नई चीज के ऊपर आता हूँ। बेटा ये वर्कबुक का सवाल है और जल्दी से कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन इसमें ना, इसमें दो तीन चीजें अलग अलग मांगी हैं। ठीक है। तो कहता है इसका ये वाला पार्ट हो सकता है। ये वर्कबुक है, वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर है 22। वर्कबुक क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का भी वो कह रहा है देखो ये तुम्हारे पास एक सैंपल है। ठीक है, साउंड सैंपल है। इस साउंड सैंपल के ऊपर तुमसे कहता है कि यूजिंग द एक्स एक्सिस लोकेट पॉइंट 9 एंड 18 ऑन द ग्राफ। ठीक है, यूजिंग द एक्स एक्सिस locate point 9 and 18 on the graph, write down the 4 bit binary value corresponding to the y axis value of these point। पॉइंट 9 कहाँ मिल रहा है हमें? पॉइंट 9 ऑन द ग्राफ। पहले वो कहता है यूजिंग द एक्स एक्सिस को यूज करते हुए लोकेट पॉइंट 9 एंड 18 ऑन द ग्राफ। एक्स एक्सिस को यूज करते हुए, ये एक्स एक्सिस है, 9 और 18 तो ये नजर आ रहा है हमें। ऐसा ही है? यहाँ तक की बात समझ में आती है? पहले बताओ। अब हम देखें अगर 9 के ऊपर, तो दुआ का कहना है 11 आ रहा है। तो 9 पे देख लेते हैं दुआ की बात मानते हुए। 9 पे 11, थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं, 9 पे जो जा रहा है मीट करते हुए, 11 या 12, 12 ले लेते हैं। आई थिंक 12 इज सुटेबल। देखो 9 पे जाते 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 यहाँ 12 में लग रहा है मुझे। 12 सही है, 12 मानते हो? 9 पे 12 आ गया। तो मैं इसको जरा मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए। 9 पे 12, 12 पे मार्क किया। ठीक है, ये आ रहा है टू 9, मैंने गलत मार्क कर दिया। 9 पे जाके आ रहा है 12, ये रहा 12 9 पे। और 18 पे जो आ रहा था, 18 पे जो आ रहा था, वो आ रहा था 18 पे थोड़ा वाजे क्लियर है ना? 18 पे जो है वो 11 पे क्लियर है। सही है। अब उसने तुमसे जो पूछा है, तुमने क्या करना है यहाँ पे? कितना आसान सवाल है, एक दो मार्क का आ जाएगा। तो वो कहता है एक्स एक्सिस पे जाके 9 और 18 पे जाओ। तो हमने क्या क्या बोला? 11 और, यहाँ लिख देता हूँ 11, नहीं 11 नहीं था, यहाँ था 12। 18 का तो आ गया था ना। 9 का जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा था? 9 का बल्कि 13 नहीं था, देखो। अगर मैं इसको और सही वाजे करूँ, 9 पे, 9 को अगर हम देखें, 9 यहाँ से लेके जाते हैं, 9 ये जा रहा है, ये जा रहा है ऐसे गया यहाँ। और ये 13, 13, 13 पे जो है ना, ये सही जा रहा है। मुझे जो लग रहा है ना, वो 13 के ऊपर जा रहा है ये। लेकिन एक चीज देखते हैं क्या करें। यूजिंग लोकेट द पॉइंट 9 ऑन द ग्राफ, राइट डाउन द 4 बिट बाइनरी वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द वाई एक्सिस वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट। तो थोड़ा सा ये खैर ग्राफिक्स का भी इशू होता है, बट ये कि तुम्हें वहां थोड़ा क्लियर मिलेगा। तो मैं कहता हूँ जो मुझे ये जाता हुआ बिल्कुल बैठता हुआ नजर आ रहा है ना, ये बिल्कुल 13 पे मेरे लिए, ये 13 है। जो मेरी विजिबिलिटी मुझे नजर आ रही है 9 की, 9 पे गया मैं, और ये 9 पे जाते जाते ये, तो मेरे लिए तो 13 है। आई विल कीप दिस वन एज 13। वहाँ वाजे होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वाई नॉट 14? 14 थोड़ा स्लाइड मुझे बाहर जाते हुए लग रहा है। पॉइंट में नहीं देंगे, देखो मसला वो नहीं है। ये तुम्हारे पास पेपर में जो भी आएगा बड़ा क्लियर आएगा, वाजे आएगा। इतना थोड़ा सा नहीं होगा क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना, तो ये थोड़ी बहुत आगे पॉइंट में हो सकती है। मसला ये नहीं है, मैं 13 लिखता हूँ, 13 सही है, बस 13 की रिप्रेजेंटेशन सही देनी है मुझे। एक्चुअल जो पॉइंट है ना वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हो वो रिप्रेजेंटेशन सही दे देना। और जो 18 की आ रही है, 18 की आ रही है 11 पे, देखो ऐसे ही है। तो बस ये कर लो, 13 और 11 ले लो। तो बस तुम्हें सवाल में इतना सा करना होगा यहाँ पे कि 9 के ऊपर जो 13 आ रहा है और इसके ऊपर जो 11 आ रहा है, इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो रिप्रेजेंटेशन होती है 1248। तो अगर 13 देना है तो 8 4 12 और एक 13, ये रिप्रेजेंटेशन है इसकी। और 11 की अगर दोगे तो 8 2 10 और एक 11, तुम्हें इसके मार्क्स मिल जाएंगे बस। ठीक है। तो वहां पे डेफिनेटली तुम्हारे पास जो पेपर पे होगा वो इतना वाजे क्लियर होगा कि तुम्हें आराम से कर सको। ये वाला बताना, ये वाली बात समझ में आ गई तुम लोगों को? क्लियर है? एक सवाल भी तुम्हारा साथ साथ हो गया। आगे जाता हूँ, ठीक है। अगर तुमने 11 12 लिया मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो क्लियर होगा ना। तो बस तुम्हें करेक्ट बाइनरी देना होगा, इसके नंबर है। इब्राहिम ये कहा था बेटा कि सवाल तुम्हारे पास ये आएगा। ठीक है, इसके ऊपर जाके उसने बोला था 9 और 18 के ऊपर जाके देखो एम्पलीट्यूड क्या मिल रहा है।
तो हमने 9 के ऊपर जब जाके गौर से देखा, ये 9 था, उस 9 के ऊपर हम स्ट्रेट जा रहे हैं। देखो ये हम गए तो ये जाके मुझे लगता है यहाँ पे जाके एक्चुअली मीट कर रहा है। तो यहाँ वाई की वैल्यू थी 13, और इसी तरह 18 पे अगर हम जाएं तो 18 के ऊपर जो हमें वैल्यू मिल रही है वो 11 मिल रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से है, इसको फिर हम बाइनरी करेंगे, सही है ना। हाँ जी, तो आप लोग कह रहे हो कि आपका कल रिजल्ट है, दुआ करें। बिल्कुल बेटा, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए, कल आप लोगों का बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाए। ठीक है, सीएस का सब्जेक्ट कोड 2210 भी है और 0478 भी है। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं बच्चों, अगले सवाल, अगले टॉपिक की तरफ। अच्छा, देखो अरवा, ये ना अभी क्योंकि थोड़ा सा ना हमें ये इस पे गिवन है, क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी पे इस तरह से गिवन है। अगर तुम्हें हार्ड कॉपी पे पेपर आएगा ना तुम्हारे पास, तो उसमें कोई ऐसा चांस ही नहीं रहेगा कि तुम्हें जो है ना एमबी के सिचुएशन मिले, जहाँ पे बिल्कुल प्रोमिनेंट आ रहा होगा तुम्हें वहीं करना होगा और वहाँ हो जाएगा तुम्हारा। वहाँ पे होपफुल इतनी सिचुएशन नहीं मिलेगी, माइन्यूट सा चेंज है। ठीक है, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उसमें इतनी कंफ्यूज होने की फिर तुम्हें वहां जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये नोट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल ये नोट्स आपके गूगल ड्राइव पे मौजूद है। इट लुक लाइक 14, तो 14 लिख लो, 14 का बना लेना। ठीक है, ये हुआ। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ बेटा, यहाँ पर दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं। देखो ये वाला पॉइंट तो हम पूरा कर चुके हैं यहाँ पे, कि हम बाइनरी में इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये तो सब्जेक्टिव आंसर हुआ, हो सकता है मुस्तफा। अब आ जाओ यहाँ पर जरा दो तीन छोटी छोटी डेफिनेशन समझ लो। अब एक चीज है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन, ये डेफिनेशन है, एक टर्म है सैम्पलिंग रेजोल्यूशन। तो एक चीज यहाँ देखना कि यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड। तुम मुझे बताना मेरी ऊपर वाली एग्जाम्पल में जो मैंने तुम्हें अभी सवाल कराया है, मैंने कितनी नंबर ऑफ बिट्स का इस्तेमाल किया है साउंड के एम्पलीट्यूड को मेजर करने के लिए। मुस्तफा का जवाब आया 4, बाकी भी बच्चों का 4 जवाब आ रहा है। इसका मतलब तुम लोगों को समझ में आ रहा है, शाबाश। हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल सही तुमने बताया कि हमने जो नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल किए वो 4 है। ऐसा ही है ना, 10 के लिए 4, फिर जो अगला नंबर 4 आया था उसके लिए 4, फिर 9 आया था उसके लिए 4। लाइक वी कैन मेक मैक्सिमम यूज ऑफ 4 बिट्स। हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल किए हैं वो कितनी की है, 4 बिट्स, टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड। यानी जब हमारा साउंड एग्जाम्पल के तौर पे 6 पे था, तो 6 पे लेट सपोज ये आ रहा था 8, छठे सेकंड पे 8 आ रहा था। तो दैट 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 1248। अगर हम लिखते हैं तो 8 को हमें रिप्रेजेंट 1000 यानी 100 से करना पड़ रहा था। तो 100 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास है यहाँ पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि जो नंबर ऑफ बिट्स है ये 4 है। नंबर ऑफ बिट्स आर 4, 4 बिट्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ साउंड सैंपल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सवाल तुम्हारा ये हो सकता है कि हर दफा 4 होगी, कितनी होगी। उसका जवाब मैं तुम्हें जरा समझाता हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड आई हैव, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड आई हैव 10 है ना। तो 10 को 10 को अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी के अंदर तो तुम्हें कितनी बिट्स लगेंगी। हाँ, वसी की बात सही है, वसी को समझ में आ रही है बात। मैं कह रहा हूं अगर 10 को बाइनरी में डालेंगे तो 10 को बाइनरी में डालेंगे तो मिनिमम कितनी बिट्स लगेंगी ये बता दो। मिनिमम मैक्सिमम वट एवर, मतलब उससे कम तो नहीं लगनी ना। मतलब 10 है ना, तो अब मैं कहता हूं अगर मुझे 10 एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कराना है तो 1 2 4, क्या 3 बिट में 10 रिप्रेजेंट हो पाएगा। अगर मैं कहता हूं कि मुझे मेरा एम्पलीट्यूड 10 है, मेरी मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो क्या 1 2 4 3 बिट्स में काम बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। अच्छा मैं कहता हूं 10 के लिए मुझे कम से कम 4 बिट्स तो चाहिए होंगी ना, इस 8वें को भी तो लेना पड़ेगा ना 10 के लिए। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं ये चारों बिट्स को ऑन करूं तो मैं मैक्सिमम इन 4 बिट्स में कितने एम्पलीट्यूड की वैल्यू डाल सकता हूं, अब बताओ। यस शाबाश, 15। दिमाग सबका आज बड़ा जबरदस्त चल रहा है भाई, सबने बादाम अखरोट खाए हुए हैं। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही बता रहे हो कि मैक्सिमम अगर ये वैल्यू जो 10 के बाद 11 12 13 14 15 पे भी चली जाती है तो मैं 4 बिट में ले सकता हूं। शाबाश। अगर मैं कहता हूं मेरा एम्पलीट्यूड 20 हो रहा है, मेरी आवाज बहुत ऊंची है, हाँ जी राना आ गए तुम्हारी वाली बात पे, अगर 20 पे है तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमारा गुजारा 4 बिट में नहीं होगा, फिर हमें 1248 के बाद 16 यानी 5वीं बिट भी लेनी होगी। यस, तो वो यही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ बिट्स, अब आ जाओ जरा डेफिनेशन पे। नंबर ऑफ बिट्स used to represent sound amplitude in digital sound recording is known as sampling resolution or a bit depth।
अब आती है बात समझ में। एक छोटी सी डेफिनेशन है, लेकिन उस डेफिनेशन को मैं प्रॉपर समझा रहा हूँ कि तुम्हें जितनी बिट्स लगेंगी कितनी किसी भी साउंड एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कराने में, उसको हम बिट डेप्थ कहते हैं। अब बताना भाई बात समझ में। एक ही क्लास पढ़ लेते हैं। द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट sound amplitude in digital sound recording is known as sampling resolution और bit depth। is that clear? आसान उर्दू में जितनी बिट्स तुम्हें किसी भी साउंड एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करने में बाइनरी में लगेंगी, वो उसकी सैम्पलिंग रेजोल्यूशन होती है। क्या कहते हो, समझ में आ गई बात? ये वाली बात आ गई। कहता है हमारी एग्जाम्पल में जो हमने दी है उसमें साउंड रेजोल्यूशन है 4 बिट का। 4 बिट का था ना, जो साउंड रेजोल्यूशन था 4 बिट का था। तो अब ये तो हो गया हमारा सैंपल रेजोल्यूशन। अब एक चीज होती है रेट। किसी भी चीज में रेट अगर लग जाए, फिजिक्स में पढ़ते होगे ना, रेट अगर किसी भी चीज में लग गया, रेट का मतलब होता है उस चीज को डिवाइड बाय टाइम कर दो तो उस पर रेट लग जाता है। याद है तुम्हें? तो यहां पर एक टर्म और छोटी सी आती है, दैट इज सैम्पलिंग रेट। तो सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन है कि सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकंड। एक सेकंड में साउंड के कितने सैंपल लिए जाते हैं, उस चीज को हम साउंड सैम्पलिंग रेट कहते हैं। ये तुम्हें एक डेफिनेशन रट्टा मारनी होगी, ठीक है? रेट इज यूज्ड इन वेजिटेबल शॉप, नहीं ये वाला नहीं है। रेट का मतलब होता है, फिजिक्स पढ़ते हो ना, फिजिक्स वाले सर भी तुम्हें ज्यादा अच्छा और बता सकते हैं कि रेट का मतलब होता है किसी भी चीज को डिवाइड बाय टाइम कर दो, है ना, तो वो फिर उसका रेट बन जाता है। तो ऐसा ही है सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन याद रख लेना, ठीक है? दैट इज नंबर ऑफ साउंड सैंपल्स टेकन पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर तुमने अगर साउंड के 6 सैंपल ले लिए तो उसका सैम्पलिंग रेट 6 होगा। बस इतनी सी बात हो गई, ये बात खत्म हो गई। अच्छा, ये एक सवाल 3 मार्क का आ सकता है। हाउ इज सैम्पलिंग, ये एक सवाल है 3 मार्क का आ सकता है। हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप? हाउ इज सैम्पलिंग यूज टू रिकॉर्ड अ साउंड क्लिप? इसका पूरा पूरा जवाब ऊपर हम समझ के आ चुके हैं। हम इसका पूरा पूरा ऊपर ये जो है ये समझ के आ चुके हैं। कैसे? अभी जो ऊपर जो कुछ हमने किया है ना, वो अल्फाजों में यहाँ बयान हुआ हुआ है। वो यहाँ अल्फाजों में बयान हुआ हुआ है। कैसे? देखो, कहते हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। एम्पलीट्यूड से मुराद साउंड कितना लाउड है, सबसे पहले वो डिटरमाइन किया जाता है एट सेट टाइम इंटरवल। एक सेट टाइम इंटरवल पे। क्या यहाँ पे तुम्हें सेट टाइम इंटरवल नजर आ रहा है नीचे? बोलो जरा, बताओ। सेट टाइम इंटरवल नजर आ रहा है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड बताया जा रहा है। कह नहीं रहा कि हम क्या करते हैं, हम एम्पलीट्यूड को देखते हैं कि हमारा एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना जा रहा है। इस लाइन पे ध्यान देना, इस लाइन पे, ठीक है? ये लाइन क्या है? द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। इसका एम्पलीट्यूड कितना है बताना मुझे। द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव इज फर्स्ट डिटरमाइंड। सबसे पहले आपने एम्पलीट्यूड निकाला, 10 है। एक बात, आधी बात हो गई। एट सेट टाइम इंटरवल, किसी सेट टाइम इंटरवल के ऊपर। क्या सेट टाइम इंटरवल तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है? इज दिस द सेट टाइम इंटरवल? ये भी आ गया नजर, पहला पॉइंट हो गया। दिस गिव्स एन अप्रोक्सीमेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। इससे हमें पता चल जाता है कि साउंड वेव की अप्रोक्सीमेशन कितनी है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहा है कि हर एक सेकंड के ऊपर साउंड वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, मैं लेकिन समझा भी रहा हूँ साथ साथ। आखिरी चीज, ईच सैंपल ऑफ साउंड वेव इज देन इनकोडेड एज सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट। क्या हमने हर सैंपल को बाइनरी में तब्दील नहीं किया था? ईच सैंपल ऑफ साउंड वेव इज देन इनकोडेड। ईच सैंपल, ये जो एक सैंपल आया था पहले सेकंड के ऊपर 10, क्या हमने इनकोड किया था एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइनरी? बताना जरा। इस 10 को हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, उसके बाद आने वाले 4 को हमने कन्वर्ट किया था बाइनरी में, उसके बाद आने वाले 9 को कन्वर्ट किया था बाइनरी में। वो यही जुमला बोल रहा है ना कि जो आपने सैम्पलिंग निकाली है, ईच सैंपल ऑफ साउंड वेव इज देन इनकोडेड एज सीरीज ऑफ बाइनरी डिजिट। तो ऊपर जो कुछ हम समझ के आए हैं वो यहाँ अल्फाजों में बयान हुआ है। तुम लोगों को समझ में आई ये बात? बताना मुझे जरा। शाबाश, ठीक है। तो ये है सैम्पलिंग रेट। हमें मेजर नहीं करना मुस्तफा। सैम्पलिंग रेट एक सीधी सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड। बस इतनी डेफिनेशन याद रखना, इसमें कैलकुलेशन के लिए कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? तो बेटा यहाँ तक ये हो गया, आगे चलते हैं। कैन यू रिपीट बोथ? अरवा कौन सी वाली बात कह रही हो? सैम्पलिंग, ये जो मैंने इस सवाल का जवाब बताया इसको रिपीट करने बोल रही हो? तो अगर इसको रिपीट करने बोल रही हो तो उसमें वो कह रहा है कि हाँ, फिर क्या कह रही हो? सैम्पलिंग रेट की बात कर रहे हो? ये तो एक सिंपल रट्टा डेफिनेशन है कि अच्छा, सैम्पलिंग समझा दें। देखो, सैम्पलिंग है क्या? सैम्पलिंग इज के आप जब
साउंड को सैंपल करते हो तो आप सेट टाइम इंटरवल के ऊपर साउंड की वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो एक तो ये बात हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कह रहा है, जो आपको पहले सैम्पलिंग रेजोल्यूशन समझाई थी, वो तो ये थी कि एक सैंपल को कितनी बिट्स स्टोर करती हैं। तो एक सैंपल को अमूमी तौर पे, आम तौर पर 4 बिट्स के अंदर स्टोर कराया जाता है, ठीक है। तो सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब ये है कि एक साउंड सैंपल का मतलब है कि पहले सेकंड पे वो 10 पे जा रहा था, तो ये जो 10 है, ये 10 कितनी बिट्स लेगा बाइनरी में कन्वर्ट होने के लिए। तो ये 10 बिट ले, जो 10 है वो 4 बिट लेगा, देख लो। ये जो 10 है ये कितने में रिप्रेजेंट हो रहा है, 1010 में हो रहा है, अरे वाह। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो साउंड का सैंपल है वो बिट कितनी ले रहा है। तो यही बात तो हो रही है कि द नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट साउंड एम्पलीट्यूड 10 था, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बाइनरी में 4 बिट लग रही है, क्योंकि बाइनरी के अंदर 8 और 2 10, ऐसे ही होगा ना ये। जो तुम्हें वहां पर नजर आ रहा है 10, वो बाइनरी में 1010 होगा, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 बिट्स। कितना आसान है। सैम्पलिंग रेट की डेफिनेशन का याद रख लेना कि सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ साउंड सैंपल टेकन पर सेकंड। यहां तक बातें सही है, समझ में आ गई, ये वाला भी हो गया। ये एक सवाल आ सकता है छोटा छोटा, कि भाई ये बताओ कि अगर तुमने सैम्पलिंग रेट को, बेनिफिट्स बताओ, ठीक है, हायर सैम्पलिंग या लार्जर सैम्पलिंग के। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हो और तुम्हारी सैम्पलिंग लार्जर है, ठीक है, तो उसकी रेंज बहुत बड़ी होगी, लार्जर डायनामिक रेंज हो जाएगी। यानी इसका हमने अब फायदा देखना है कि अगर हमारे पास सैम्पलिंग रेट ज्यादा होगा तो हमारा जो रेंज होगी, द रेंज ऑफ साउंड, वो ज्यादा होगी, साउंड क्वालिटी बेहतर होगी, और हमारे पास डिस्टॉर्शन कम होगी। ये थोड़े रट्टे मारने वाली चीज है, ठीक है। तो बस ये याद रखना कि अगर हम लार्जर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन रखते हैं, लार्जर सैम्पलिंग रेजोल्यूशन का मतलब अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स साउंड के लिए रखते हैं, तो हमारे पास ज्यादा रेंज बढ़ जाएगी। मैं लेट सपोज तुमसे कहूं कि मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा के कर देता हूँ 25, तो इसका मतलब होगा मुझे नंबर ऑफ बिट्स ज्यादा लगेंगी ना, 1 2 4 8 16, है ना। तो इसका मतलब है कि सैम्पलिंग रेट बढ़ाने से आपके पास एक तो डायनामिक रेंज बढ़ जाएगी, आपकी साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, और साउंड की डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। आप लोगों को याद होगा, आप लोग कहीं इंटरनेट से अगर साउंड वाउंड डाउनलोड करते हो तो उसमें लिखा हुआ भी आता है कि 144, है ना, 144, और उसके बाद 360 kbps आता है। आज के कंप्यूटर कितने बिट्स यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है, 16 बिट का, 32 बिट का, 64 बिट का, इस तरह से होता है, ठीक है। तो तुम्हें फिलहाल तो रटने के लिए बस इतना याद रखना है कि जो बेनिफिट है आपके पास, अगर लार्जर सैम्पलिंग रेट होगी, लार्जर से मुराद ये कि लार्जर नंबर ऑफ बिट्स का इस्तेमाल होगा, तो आपकी साउंड क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन एक बात है कि अगर लार्जर सैम्पलिंग रखोगे तो उससे तुम्हारा फाइल साइज बढ़ेगा। ऐसा होगा नहीं होगा? अगर आपने सैम्पलिंग रेट ज्यादा रखा है तो आपकी फाइल साइज ज्यादा बड़ी हो जाएंगी। अगर आप बहुत अच्छा साउंड, हाई डेफिनेशन साउंड डाउनलोड करते हो, तो आपकी फाइल का साइज बड़ा हो जाएगा। उसको आपको ज्यादा टाइम लगेगा डाउनलोड करने में, है ना, और उसको ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर चाहिए होगी। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, कि अगर तुमसे वो कह दे कि भाई सैम्पलिंग रेट अगर बढ़ी हुई हो तो उसका नुकसान क्या हो सकता है। एक तो ये होगा, तुम्हारा फाइल साइज बड़ा होगा, जब फाइल साइज बड़ा होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा, और वो प्रोसेसिंग पावर ज्यादा रिक्वायर्ड होगी। ऑन दी अदर साइड डायनामिक रेंज उसकी बढ़ जाएगी, ज्यादा साउंड स्टोर हो सकेगा, साउंड क्वालिटी बेहतर होगी, और उसकी डिस्टॉर्शन कम होगी। मुझे ये बताना तुम लोगों को आज की क्लास की ये सब चीजें ठीक से समझ में आई? ये पूरा हमने टॉपिक निकाल दिया है। इसके बाद हमारे पास मिनिमम, आई गेस, 2 क्लासेस का टॉपिक रह जाएगा इंशाल्लाह। और मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते के अंदर एक एक्स्ट्रा क्लास डाल के ना तुम्हारा ये वाला टॉपिक भी निपटा दूं, तो इस वीक के अंदर तुम्हारा इंशाल्लाह चैप्टर भी नहीं मर जाएगा। तो अच्छे से खैर आफियत से ये चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर हो जाएगा तो फिर हम इसका एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन टेस्ट मैं चाह रहा हूँ कि 2 पार्ट में ना हो, टेस्ट में एक और कंडक्ट कर लूँ, और फिर जो रिमेनिंग पार्ट रह जाए फिर एक और कंडक्ट कर लूँ, ठीक है। ये स्लाइड, ये था, ये तो नोट्स हैं। ये नोट्स जो हैं आपको सॉफ्ट कॉपी पे अवेलेबल है, हार्ड कॉपी वाले मुझे बता देना कितने बच्चों को चाहिए, ताकि मैं अब नेक्स्ट वीक से जो है ना इसको फिर डिलीवर कराना शुरू करूँ। तो